90s के दौर में हमने बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा है कि उस टाइम आपको अंडरवर्ल्ड से धमकियाँ मिलती थी। देखो, बातें शेयर धमकियाँ सबको मिली, मैं भी एक था। जी। और मैं One of नहीं the जानता reason- मैं नहीं जी। जानता किसने फ़ोन की, क्योंकि वो नाम नहीं बोलते थे। क्योंकि अभी भी ये कंटिन्यू नहीं, अभी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अभी पूरा मोदी साहब ने सब बदल दिया जी जी जी। इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, तो Yeah. मोदी साहब के होते होते ऐसे कैसे होगा। उस दौर के आपके फेवरेट कौन हुआ करते थे? जैसे बॉबी के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती, वो भी फेवरेट था मेरा जब मैंने काम किया। जी। और फिर मेरे एक्चुअली जो पर्सनालिटी जिसकी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ वो है सनी देओल। सनी देओल। हाँ, वो बहुत जी, ही काफी शाय। बहुत ही शाय या। और सिंपल, और वो इतने अच्छे सोल हैं। और शाहरुख खान को रिसेंटली अब अनाउंस हुआ था कि उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। उन दिनों में नेशनल अवार्ड थोड़ा वो आई थिंक कमर्शियल फिल्मों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के देते थे। त्रिदेव, मोहरा और गुप्त ये फिल्में नहीं थी, ये इमोशंस थी, और इन इमोशंस के पीछे थे एक डायरेक्टर राजीव राय। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? अचानक उन्होंने फिल्मी इंडस्ट्री को अलविदा क्यों कह दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ? ये सब हम आज जानेंगे उनसे। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू सर, 20 साल का लंबा गैप, कितना मिस किया आपने फिल्म मेकिंग को? अभी सब फिल्म मेकर, कोई भी फिल्म मेकर को अगर आप फिल्म से दूर करो, मुझे भूल जाओ, वो मिस करेंगे। कोई जो भी जी। ये काम करता है वो उसका पैशन होता है, और सभी मिस। तो मैंने भी किया, मैं भी फिल्म मेकर हूँ, तो जिसका जो काम है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, और बहुत मिस तो किया, और उसके बारे में मैं कुछ कर नहीं पाया, तो 20 साल निकल गए। जी जी। आपकी नई फिल्म आ रही है जोरा, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जोरा जो है, इसका मेन यूएसपी तो ये है, जब मैं वापस लौटा मेरे पास दो रास्ते थे कि मैं एक बहुत बड़ी फिल्म प्लान करूं और अपने आप को एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालूं और एंक्शस हो जाऊं, और मैं एक फ्रीली फिल्म नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर बजट होगा, एक्टर्स होंगे, जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जी। 1000 चीज़ें होंगी, तो एज अ डायरेक्टर शायद मुझे घुटन होगी। तो मैं इसमें से निकलना चाहता था। मैंने सोचा कुछ ऐसा करे जो मैं फंसूँ नहीं इस सिचुएशन में। तो मैं बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि ऐसी फिल्म बनाओ जिसमें आपको ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, और आप उसके ऊपर क्रिएटिव काम के ऊपर सिर्फ कंसंट्रेट करो जी। और ध्यान छोड़ दो सब चीज़। नए एक्टर ले लो, नई कहानी ले लो, नई लोकेशन ले लो, नए लोग ले लो, बट सिर्फ कंसंट्रेट ऑन द क्राफ्ट। ओके। तो और जब बजट हैवी नहीं होता तो आपका क्या स्ट्रेस, क्या लूज़ करोगे? देयर इज नथिंग टू लूज़। सो मुझे बहुत वक्त लगा टू मेक अ फिल्म वेयर आई हैव नथिंग टू लूज़। द ओनली फेयर इज़ यू लूज़ योर नेम। सो आपको उसके ऊपर काम करना होता है कि अगर फिल्म नहीं चलती किसी वजह से, और लोग एक्सेप्ट ये लो बजट फिल्म नहीं करती है, तो वो यही बोलेंगे कि शायद ये बन गया है, या बूढ़ा हो गया है, या हमारी इंडस्ट्री में बोलते हैं कि अभी देवानंद है, जो देवानंद तो बहुत टैलेंटेड आदमी थे, पर वो आई डोंट नो टर्म क्यों यूज़ करते, पर वो मेरे डैडी के बेस्ट फ्रेंड भी थे, पर ये कैसे कि वो पिक्चरें बनाते गए उन्होंने देखा ही नहीं लेफ्ट राइट, वो हर साल बनाते थे। दैट वाज द लवली पार्ट। तो बोले ज़्यादा से ज़्यादा वो ये बोलेगी ये भी वैसा ही है, इसने अभी सोच लिया है मैं हर साल फिल्म बनाऊंगा, तो ठीक है। मैंने अपने दिल में एक्सेप्ट कर लिया, आत्मा में, ज़्यादा क्या होगा, यही बोलेंगे अभी चलो ये ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, या बनाता जाएगा। पर ऐसा नहीं है, मैं बहुत सीरियसली बनाता हूँ, और मैं बहुत सोच समझ के काम करता हूँ। और जब क्रिटिसिज्म होती तो ऐसे होती, जो मैं अभी आपको वर्णन दिया मैंने इस बात का। तो मैं बोला यही होगा, तो लोग क्या कर सकते, पैसे मेरे, काम मेरा, और मुझे क्या बोलेंगे। तो मैंने अपने आप में दिल में वो क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट कर ली, और मैंने अपने आप को फ्री कर लिया, अपने माइंड को, अपने दिल को, अपने सोल को। और जब मैं फिल्म बनाने गया मैं एकदम फ्री था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि क्या होगा कल, क्या नहीं होगा, ये लगेगी थिएटर में या नहीं लगेगी, मैंने ये भी नहीं सोचा। मैं बोला राजीव फिल्म के ऊपर ध्यान दो, ये जो 1 2 3 करोड़ तुम स्पेंड कर रहे हो, आप
काम पर ध्यान दो और उसका मज़ा लो और बी एक्टिव और कीप योर माइंड बिजी इन लाइफ, कीप योर बॉडी बिजी, कीप बी डू सम एक एक्सरसाइज भी होती है जब आप शूटिंग करते जी, हैं। जी, तो मेरे लिए ये बहुत वर्क हुआ, एक जैसे योगा होता है, जी। तो दिस वाज लाइक डूइंग योगा फॉर मी। ओह, नाइस। सो इस फिल्म को लेकर सर आपका विजन क्या है? आपको क्या लगता है ऐसा क्या खास है कि दर्शक इस फिल्म को देखकर चौंक जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे? वो सिर्फ कहानी होती, ओके। ओके कुछ तो है जो मैंने बनाई, जी, जी। आपको हुक तो डालना होता है फिल्म जी, के अंदर, कोई जी, एंगल जी। नहीं डालोगे तो लोग देखेंगे नहीं। जी। तो उस पेपर पर बहुत सोचना पड़ता है, 2-3 साल मैंने पेपर में ओके। भी ज़्यादा 3-4 साल काम किया। और रोज नहीं कर सकते, कभी मूड आता है, एक दिन किया, 4 दिन लगातार किया, फिर ब्रेक, फिर आए, फिर ब्रेक। तो क्योंकि इसके अंदर क्योंकि फेसेस नहीं थे जो मैं विजुअलाइज कर पा रहा जी, था इसी पे आने वाली रोल्स थी। के अंदर, जी। तो आई कुड नॉट, मेरे को पता ही नहीं था कौन होगा, तो थोड़ा सा लिखने में तकलीफ होती। तो आज सपोजिंग मैं सनी देओल जी के लिए लिखूँ तो वो हमेशा मेरे आगे रहेगा और मैं उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखूँगा, उनकी इमेज के ऊपर, तो मेरा काम बहुत आसान है। यहाँ मुझे पता ही नहीं है, मैं सिर्फ एक कथा लिख रहा हूँ, तो वो भी मेरे लिए चैलेंज था। और मैंने अपने आप को एक तरह से खुला छोड़ के, जैसे घोड़ा होता है ना जिसकी लगाम नहीं होती, तो बोला अभी भूल जाओ, फेलियर का मत सोचो, क्योंकि अगर हम फेलियर का सोचते हैं तो फिल्म अच्छी नहीं बनती। तो आपको फेलियर का आपको पीछे रखना पड़ता है, क्योंकि फेलियर तो आनी है, आज नहीं आएगी तो कल आएगी। तो वो डर निकालो, वो जो भय होता है ना उसको बाहर करो और काम के ऊपर, क्रिएटिव काम के ऊपर फोकस करो। तो मैंने ये किया। जी, ये नटशेल में मैं आपको बता रहा हूँ। जी। ओके, जब इंडस्ट्री में लोगों को पता चला कि आप वापस से 20-21 साल बाद फ़िल्में बनाने वाले हैं, तो सबसे पहला कॉल या किसी ने सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की? किसने क्या किया? कौन? किसी ने भी Contact. इंडस्ट्री। जी, देखो, एक्टर्स के दरवाजे के आगे 100-100 लोग खड़े होते हैं, तो उनकी बेचारों की पोजीशन ऐसी होती है कि वो किसी को कांटेक्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं मैं ये फिल्म करूं, इस डायरेक्टर के साथ करूं, डिमांड एंड सप्लाई। तो जो सप्लाई एक्टर्स का ये बहुत कम है। तो अगर किसी मेरे को कांटेक्ट काम के लिए तो किसी ने किया नहीं, पर कभी कभी कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं, कभी कभी पार्टी में मिलेंगे या कभी जी। ऐसे आपके रास्ते क्रॉस हो गए तो बोलते हैं लोग। जी, और ये होता है, जी, ये मेरे जी। को किया, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छे जी, अच्छे बड़े लोगों ने किया। जी, तो क्योंकि ये मैं बोलूँगा तो थोड़ा सा वो धमाका हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है मेरा बोलना कि बड़े लोग हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता मुझे, सॉरी। बट दोस्ती तो होगी ना आपकी? बहुत दोस्ती मेरी सबके जी, साथ हम वही दोस्ती, जानना चाहते हैं। मेरी किसके साथ नहीं है। ऑफ कोर्स, हाँ, किसके तो साथ नहीं? सबके साथ दोस्ती है, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल। डायरेक्टर्स को भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जी। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मैं हर डायरेक्टर से सीखता हूँ इंडिया में। और मैं अपने आप को कभी भी बेस्ट नहीं समझता, या मैं ये समझता हूँ कि मैं ही एक डायरेक्टर हूँ, मेरे से बेटर नहीं है। मुझे तो लगता है मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है और बनना है। तो अभी जो चीज़ें अच्छी हो गई, म्यूज़िक हो गया, फिल्में हो गई, वो मुझे एक सपना लगता है, कैसे हुआ आई डोंट नो, तो वो हो गया, अब उसको बंद करो, अब आगे फ्यूचर का, कल का सोचो। डोंट लिव इन द पास्ट, लिव इन द फ्यूचर। तो एंड लिव इन द प्रेजेंट, एंड द प्रेजेंट टुडे इज दैट जस्ट लीव योर टेंशन, सब चीज़ें भूल के, पीछे छोड़ के एक अच्छी फिल्म बनाओ। तो जब मैंने ज़ोरा बनाई, मैंने सब चीज़ें, मैंने ये भूल गया कि रिस्क है, चलेगी नहीं चलेगी, फेलियर होगा नहीं होगा, तो ये सब अगर आप सोचोगे कैसे अच्छी फिल्म बनाओगे, फिल्म ही नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर आपका ध्यान, आप वरिड हो, तो वरिड स्टेट ऑफ माइंड में कभी अच्छी फिल्म नहीं बनेगी। जी, पहले आपको वरी निकालनी। जी। सो सर, आज की फिल्म इंडस्ट्री और 90 के दशक के फिल्म मेकिंग में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस, फ़र्क क्या लगता है? फिल्म मेकर्स में जी, फिल्म, नई जनरेशन आ गई। जी, जो पुराने फिल्म मेकर्स हैं, बहुत पुराने, हो तो गुजर गए, जी। और जो मेरी एज के हैं जो हैं उधर, वो काफ़ी हद तक रिटायर्ड है। तो मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरे को एक इंटरव्यूअर ने बोला, आपको पता है कि आप अगर ये जो फिल्म आएगी और अगर चल गई तो आप ओल्डेस्ट डायरेक्टर गिने जाओगे। उन्होंने रियली मुझे नहीं पता था, किसी ने कहा, आई डोंट नो,
शायद मेरे से ओल्ड हैं डेफिनेटली. That's a big I mean, compliment. Shekhar Kapoor is older than me, but Yeah. he meant Bollywood, हम्म pure hardcore Bollywood में. तो मैंने बोला really? He said yes. So I don't think I'm the oldest, but क्योंकि जनरेशन बदल गई. अभी आज के जो डायरेक्टर्स है वो यंग हैं, उनमें एनर्जी है, इमेजिनेशन है, और उनको ऑडियंस की समझ है, और उनमें रिस्क लेने की कैपेसिटी भी है. और वो एक बहुत टफ कंपटीशन है. तो मैं कंपटीशन से भी नहीं डरता, क्योंकि मैंने इस फिल्म में डर के साथ नहीं बनाई. पर फ़र्क ये है कि पुराने जो लोग हैं वो बहुत एक्टिव तो नहीं है. कितने होंगे, 5-6 होंगे. और जो आज के जो डायरेक्टर्स हैं वो डेफिनेटली अलग सोच से बना रहे हैं. उनका एडिटिंग स्टाइल अलग है, स्क्रिप्ट लिखने का अंदाज अलग है. तो क्या आपको वो इम्प्रेसिव लगता है, या पहले के ज़माने का फिल्म मेकिंग आपको पसंद आता है? मुझे एक्चुअली आज के लोगों का काम, सच बोलूं तो मेरे को इम्प्रेसिव लगता है. पर मुझे nice. कहाँ Yeah. ये फिल्में मार खा जाती हैं, मुझे लगता है स्क्रिप्ट पे इनको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, और थोड़ी सी लंबी कर देते हैं, जो कभी कभी बॉर्डम फील होता है. पर मैं इम्प्रेस होता हूँ क्योंकि एनर्जी बहुत दिखती है. पिक्चर नहीं चली, पर अब उसको आप देखो तो उस पर 5-6 सीन्स हमेशा कमाल के दिखेंगे, पर पूरी फिल्म वैसी होनी चाहिए. और कहीं ना कहीं ये लोग कैरिड अवे भी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये फंस जाते हैं एक एक्टर को लेके, और उसको मे बी खुश करने के लिए, या एक्टर चाहता है ऐसी हो. तो मुझे तो डायरेक्टर टैलेंटेड लगते, तो मेरे को नहीं पता उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ, पर टैलेंट तो मेरे को इन डायरेक्टर में बहुत दिखता है. पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं थोड़ा सा. सर कहीं ना, जी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सर कहीं ना कहीं ये रीज़न नेपोटिज्म को लेकर तो नहीं है? क्योंकि बहुत ये मुद्दा पिछले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा पर अब हम डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं. जी, मतलब डायरेक्टर्स अपने दोस्त को, अपने या किसी के रिलेटिव को कास्ट कर लेते हैं. बहुत बहुत आउटसाइडर्स ने भी ये कंप्लेन किया कि हमें खुद नहीं पता चलता कि हम कब रिप्लेस हो गए. नहीं, ये तो ऐसे इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है कि कौन किसको रिप्लेस करता है, और नेपोटिज्म के लिए क्यों करेगा. जब तक उसके पिताजी बोलेंगे ये पकड़ 40 करोड़ बना, कौन देता है ऐसे कोई पैसे? कोई नहीं देता. तो नेपोटिज्म एक ऐसे हवाई बात जिसका समझ किसी को नहीं, जस्ट इन द एयर पीपल आर टॉकिंग. तो जो ये फिल्में आप पूछ रहे हो कि अच्छी नहीं बनती या उस पर लैकिंग होता है क्योंकि उसके अंदर नेपोटिज्म घुसा है, नहीं ऐसा तो नहीं है. क्योंकि मेरे पास तो कोई एग्जाम्पल नहीं कि ये लड़के के पास टैलेंट नहीं है, आपने ले लिया तो अगर एक फिल्म में लेंगे और नहीं चलेगी, कोई नहीं छुएगा उसको. एक फिल्म किसी की भी नहीं चले तो उसको सेकेंड चांस, आप ये बोलते हैं नेपोटिज्म में मिलता है, पर ऐसे नहीं मिलता है. कितने लोग रह गए, कितने एग्जाम्पल है. तो आपको पता है नहीं चला, दूर भागो, क्योंकि नेक्स्ट फेल होगी. तो और कई बार नेपोटिज्म में हम देखते हैं कि अगर फिल्म मान लो फेल हो गई, पर उस पर लगता है एक्टर ने तो एक्चुअली काम बहुत अच्छा किया, तो उसको चांस मिलेगा. जी, कभी कभी सब्जेक्ट के लिए फेल होती है, उस लड़के की क्या गलती है? डायरेक्टर ने गलत फिल्म बना ली तो आप लड़के को ब्लेम कर दोगे. तो ये सब आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है. और पिक्चरें जो मुझे आज के टाइम की जो डायरेक्टर्स हैं, मुझे काम तो अच्छा लगता है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिल्म्स थोड़ी शार्पर होनी चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा लेंथ हल्का सा कम होना चाहिए, कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट के ऊपर गड़बड़े दिखती हैं. वैसे डायरेक्टर्स टैलेंटेड दिखते हैं, पर अभी ये डायरेक्टर्स की गलती है, या स्क्रिप्ट राइटर ने ऐसे लिखा है, या एक्टर ने बोला है, या प्रोड्यूसर जो जिनके पास पैसे हैं, या उनके वहाँ प्रोडक्शन हाउस पे जो काम कर रहे हैं कलेक्टिवली 15 लोग, उनका ओपिनियन है इसको ऐसे. अब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, ये मैं नहीं कह सकता, पर मिस्टेक है. सर आपकी फिल्मों के गाने, म्यूजिक बहुत सुपर हिट हुआ करती थी, तो हाँ क्या हमें जोरा में भी कुछ ऐसा अलग सा सेगमेंट देखने को मिलेगा? हाँ, एक गाना तो है जी, और टाइटल गाना है बिगनिंग में, एंड में. पर अगर आप म्यूज़िक ऐसे ही सुनोगे तो शायद लोगों को अच्छा लगेगा, तो कमी नहीं महसूस, ऐसे नहीं लगेगा मैंने म्यूज़िक डाला ही नहीं, मैंने इसलिए डाल दिया. हालांकि म्यूज़िक की गुंजाइश नहीं थी. तो मेरे लिए वो ठीक है, एक गाना इट वर्क्स
like 4 songs. So I'm happy. सर आजकल डिजिटल का OTT प्लेटफॉर्म्स का ज़माना है, तो इस दौर में थिएटर रिलीज को आप किस तरह से लेते हैं? OTT का तो ज़माना है क्योंकि जी। लोगों को आदत पड़ गई पैंडेमिक में कि हम घर घर में बैठे 10 पिक्चरें देख सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर। जी। जब मन आए रोको, जब मन आए स्टार्ट करो। अभी फ़ोन आया, फ़ोन ले लो, बंद करो। तो ये फ्रीडम तो थिएटर में नहीं मिलती। जी। सो कई लोग वो इन्जॉय करते हैं टू इन्जॉय, पर दैट इज़ नॉट द राइट वे टू इन्जॉय। और सिनेमा तो हिट हुआ है, कोई डाउट नहीं। अभी सिनेमा में जाने की ऑडियंस कम हुई है और हमारी आबादी बहुत है। कहते हैं कि सिर्फ 3% ऑफ इंडियन सी फिल्म्स, 3%। तो जो भी देख रहे हैं ज़्यादा परसेंटेज नहीं है वो। तो अगर ज़्यादा परसेंटेज हो जाए तो आपको सीट नहीं मिलेगी, पर क्योंकि OTT इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड OTT इज़ ओके, वी हैव टू गो विद टेक्नोलॉजी, वी कैन नॉट ब्लेम। अगर OTT है तो स्विम विद द टाइम, आप भी OTT का काम करो या आप थिएटर में लगा के OTT में लगाओ। तो मेरी थिंकिंग तो सिंपल है। मैं पहले युद्ध के टाइम में डैडी को बोलता था कि जो ये फिल्म है जो हम लगाते हैं, पायरेसी उन दिनों में हो गई थी, वीडियो आ गया था पहले दिन में, रिलीज से पहले मैंने घर में देखा। तो मैंने बोला डैडी ये तो ज़माना अभी ख़राब आ रहा है, तो हमको टिकट के साथ ये वीडियो भी बेच लेंगे अगर पैसे कमाने। इसे व्हाट डू यू मीन? इसे तू बहुत आगे सोच रहा है। मैंने बोला हाँ, जो कस्टमर है उसको आप फ्री छोड़ो, फ्रीडम दो। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप गए एक फिल्म देखने, ओके, और उस फिल्म में देख के आए, वहीं म्यूज़िक मिल रहा है और आपको फिल्म खरीदनी, खरीदो। इस अगर आपको वो एक्सपीरियंस थिएटर का लगेगा वहाँ आओगे या आप घर में देखोगे। तो अभी भी मैं ये सोचता हूँ, शायद सब डिसएग्री करेंगे, कि पहले दिन जब फिल्म लगती है उसके साथ 3 दिन के बाद, 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे को आप लगा दो OTT में, यूट्यूब में, जहाँ 3 दिन बाद ही। मेरा ये सोचता है, मैं कर भी दूंगा, क्योंकि क्या होता है उसमें कि जिसको थिएटर में देखती है वो आएगा जो मज़ा लेना है। पर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, वो भी पैसे तो मेरे को आ रहे हैं ना। यूट्यूब किसको मिल रहे हैं पैसे? मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। तो मैं एज अ कस्टमर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, भाई पायरेसी मत देखो, क्योंकि आज 50% बिजनेस किल हो रहा है पायरेसी के साथ। 50% से ज़्यादा सब तो डाउनलोड कर रहे हैं फिल्म, बहुत सारे ऐसे साइट तो देन तो आप कैसे रोकोगे? तो आप सीधी टिकट रखो 50 रुपए की या जो भी है, बोलो यहाँ है 200 रुपए की, आप थिएटर में जाओ, पॉपकॉर्न खाओ। और आपका मन करता है नहीं आपको फिल्म देखनी है, अभी आपको थिएटर नहीं जाना, आपके पास समय नहीं है, पायरेसी मत देखो, यहाँ देख लो। तो पायरेट्स को तो आपने मार दिया और यहाँ आपको क्वालिटी का भी मज़ा आया। और अगर आपको यूट्यूब या जो भी OTT में फिल्म अच्छी लगी जिसके ऊपर आप अर्न कर रहे हो, फ्री में नहीं दिखा रहे हो, तो मेरे जैसा आदमी 15 मिनट देखेगा, बोलेगा यार इसको बंद करो, पिक्चर तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसका मज़ा थिएटर में लूँगा। तो पहले जो था, जो पायरेसी होती थी, मालूम लोग क्या बोलते थे, पायरेसी हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इन द सिनेमा, क्योंकि इतना गंदा प्रिंट है, लोग जब देखते थे बोलते थे अरे सत्यानाश, हाँ इसको मजा आया, इसको बेटर एंजॉय इन द थिएटर। तो सेम थिंग विल हैपन हियर, पर कोई कर ही नहीं रहा। ये बात मैंने 1985 में बोली थी डैडी को, क्या कस्टमर को मत तंग करो, उसको मत बोलो ये करना है वो करना है। अभी देखो अमेरिका में क्या हो रहा है आपको पता है, फिल्म थिएटर में लगती है, पहले दिन पेयर पर व्यू घर में है, आपको इसका आइडिया नहीं तो है, आप पूछ लो किसी से भी। आप कोई भी बड़ी पिक्चर होगी, आई डोंट नो विद ऑल फिल्म ऐसे है, तो मैं पूछता हूँ, किसी मेरे फ्रेंड्स हैं आप थिएटर गए, बोलते नहीं हम पहले दिन घर में देखते हैं ऑफिशियली, तो उसकी प्राइस टिकट वही है जो थिएटर वाली, मतलब वो $12 या कुछ देना पड़ता है या $15। तो लोग देखते हैं, पर आपको ऑप्शन मिला है कि आपको थिएटर में भी चल रही है, घर में पहले दिन पहला शो देखो घर। तो आप अमेरिकन को पता है बिजनेस कैसे करना है और कस्टमर को से पैसे कैसे निकालने, नहीं तो पायरेसी मार देगी। पायरेसी का किसी आपने कभी डिस्कशन हुआ है? कभी आज तक नहीं हुआ। मैं आपको पहली बार इंटरव्यू में बताया, तो आपको एक नई बात सुनाई, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि हर इंटरव्यू में कुछ तो पॉइंट ऐसा बोलूं
जो आपके लिए नया रहे, नहीं तो हम वही त्रिदेव में ही अटके रहते थे। तो इसलिए जी। कहने का क्या मतलब है कि फिल्म शुड बी एंजॉयड द वे द कस्टमर वांट्स टू एंजॉय इट। जी। कस्टमर इज योर गॉड, जी। गिव हिम द ऑप्शन। जी। अच्छा सर, आजकल बॉक्स ऑफिस का बहुत चलन रह गया। हाँ। पहले के जमाने में मूवीज आती थी, हिट होती थी, पर्दे से उतर जाती थी, लेकिन कभी हमें कलेक्शन नहीं पता होता था। हमें बस पता होता था हाँ ये मूवी सुपर हिट हुई है, ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई है, ये मूवी उतनी अच्छी नहीं चली है। लेकिन आज के दौर में हमें ओपनली दर्शकों को दिखाया जाता है कि पहले दिन इट इज कंप्यूटराइज्ड, नथिंग एल्स। जी। अर्लियर टिकट, तो ये सच होता है, पेपर या टिकट झूठ फटती होता थी। है? हाँ, क्या आज ये का बॉक्स ऑफिस नहीं, कलेक्शंस। देखो जो कलेक्शन आती है उसके ऊपर जीएसटी होता, जी। तो वो सच है। जी। जी। तो सच नहीं, जो चीज़ सच नहीं है कि ये ब्लॉक बुकिंग जिससे हम कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग, वो भी सच है। तो अगर मान लो प्रोड्यूसर खरीदता है या एक फैक्ट्री का बॉस है, वो बोलता है कि आज वो मैं चाहता हूँ मेरी फैक्ट्री में 400 लोग फिल्म देखें, जिसका प्रोड्यूसर से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि फिल्म चल गई है, तो 400 टिकटें अगर लेता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक बुकिंग। तो जब हम खोलते हैं बुक माई शो, देखते हैं कि तो पूरा ब्लॉक गए, तो ऐसे लगता है कि प्रोड्यूसर ने ले लिए, नॉट नेसेसरी। जी। अच्छा, बहुत बार सर हमने ऐसा देखा है कि पहले दिन किसी भी फिल्म ने कमाए हैं अच्छे 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, बट जब हम बुक माई शो पे जाते हैं तो उतने सीट्स रिजर्व नहीं दिखते, तो फिर हमें लगता है शायद ये नहीं, फेक फिर आंकड़े वहाँ हों। गलती हो सकती है। जी। वहाँ प्रोड्यूसर की बुकिंग हो सकती है। तो मैं बस यही जानना चाह रही थी। तो देखो, मैंने किसी प्रोड्यूसर को देखा नहीं, जी। तो मेरे जी। से सवाल पूछा अभी बॉम्बे में, क्या तुम ब्लॉक बुकिंग करोगे, जैसे आप पूछे। मैं बोला आपको क्या लगता है 2 करोड़ की फिल्म में इसकी ब्लॉक बुकिंग करूँगा? तो बोलते नहीं सॉरी, मैंने पूछा, ऐसे ही पूछा। तो ये जो है, ये लोगों की नज़र में तो ये हो रहा है, ट्रेड की नज़रों में, कि ब्लॉक बुकिंग बिग स्केल पे हो रही है। पर ब्लॉक बुकिंग क्राइम नहीं है। क्या है ब्लॉक बुकिंग? ब्लॉक बुकिंग मैं आपको समझाता हूँ कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे ये शो फुल करना है, तो मेरा हक है ना, मैं टिकटें खरीदूँ, तो मैं टिकट खरीदता हूँ, उसके ऊपर टैक्स देता हूँ, उसका जीएसटी लगता है। तो मैंने मान लो 100 टिकटें खरीदी। अभी जैसे आप लोग हैं, तो मैं आलोक को बोलूँगा भाई 300 टिकटें यहाँ दे दे जर्नलिस्ट को, दैट्स अ ब्लॉक बुकिंग। अभी उसमें 300 से मान लो 150 आए, पर ब्लॉक बुकिंग में देखिए क्या होता है, आपको टैक्स देना होता है, तो वो बुकिंग हुई है, तो उस कुछ इट्स नॉट इलीगल, पर उस बुकिंग का आधा पैसा प्रोड्यूसर को मिलता है। ये पता है आपको? जी। हाँ, आपको पता है। तो प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि अगर मैंने मान लो 5 करोड़ खर्च किए टिकट्स बढ़ाने के, तो 2.5 करोड़ तो मेरे पास वापस आ रहे, तो मेरा 2.5 गया। अब वो जो 2.5 गया, अब मेरा बिजनेस इतना होगा तो मेरे को ओटीटी से ज्यादा पैसे मिलेंगे। जी। तो कई बार कवर तो ऐसे कवर कर रहे हैं, कैलकुलेशन सुनने में आ रही है कि हो रहा है, मैं नहीं करने वाला हूँ जी। और लोग क्यों कर रहे हैं एक्चुअली मेरी समझ के बाहर है। नहीं करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ ब्लॉक बुकिंग होती है एक्चुअली दर्शकों को पता चल जाता है ये ब्लॉक बुकिंग हुई। जी, ऑफ कोर्स सबको पता चल रहा है। स्मार्टफोन है सबके पास। मैं एक बार थिएटर में फिल्म देखने गया बॉम्बे में जी। मैं, छोटा थिएटर था जी। तो मैंने देखा है तो फुल हो गया, और फ्राइडे था, तो मैंने क्या देखा, एक सीट है फ्रंट रो में, फर्स्ट रो में, मैंने ले ली। एक सीट मेरे खाली साथ थी। एक सीट थी, मेरे को फिल्म कैसे भी करके देखनी थी, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था। एंड व्हिच फिल्म सर? मेरे को याद नहीं, इसको 1 साल हुआ है, ओके, मैं भूल गया फिल्म का नाम। तो मैंने वो फिल्म ले ली, खरीद ली टिकट। तो मैं वहाँ गया तो नहीं, मैं एक्चुअली सॉरी, मैं थिएटर में पहुँचा, आई एम सॉरी, और मुझे लगा मुझे टिकटें मिल जाएंगी। तो मैं जब वहाँ गया तो उसने मेरे को बोला इट्स ऑल सोल्ड आउट सर, और मेरे को पहचानते थे कि मैं हर फिल्म देखता हूँ, कि एक ही सीट है फ्रंट रो में, तो क्या आप देखोगे, क्या आपको ठीक है आपके लिए? तो मैंने बोला मैं इतनी दूर से आया हूँ और अभी मैंने टाइम निकाला है, फुल है। मैं 4 बोलती सर फुल है, देखो उसने दिखाया। मैंने बोला ठीक है दे दो, मैं फ्रंट रो में बैठ के देख लेता हूँ। अंदर गया, पूरा हॉल खाली था। ओह गॉड। तो मैं बाहर आया, मैं चिल्लाया उसके ऊपर, ऐसे मेरे को झूठ क्यों बोल रही हो, आप मेरे को पीछे नहीं, मैं तो हर फिल्म देखता हूँ। बोलती सर ये टिकटें किसी ने खरीद ली हैं, मैं क्या करूँ अगर वो नहीं आते, अब मुझे क्यों डांट रहे हो? तो मेरे को उसने ब्लॉक बुकिंग का पता भी नहीं था
ये उस टाइम हुआ था। फिर मेरी आंखें खुली, जी मैंने बोला अच्छा ये हो रहा है। और मैं लास्ट रूम में बैठा पूरा खाली। जी। अब ये ब्लॉक बुकिंग नहीं है तो क्या है ना। और सिमिलरली मैं एक पिक्चर देखते गया, उसका भी नाम नहीं लूँगा, सुबह 11 बजे निकला, 4 थिएटर में गया, जहाँ भी गया, हाँ बैठोगे यहाँ, सर शो कैंसिल हो गया। व्हाट, कोई टेक्निकल बोलते नहीं सर, यू नो कैंसिल है, तो मतलब कोई आया नहीं। हिट थी फिल्म, हिट, उस पर ब्लॉक बुकिंग नहीं हुई। तो फिर मैं दूसरे थिएटर में गया, सेम, मेरे को पिक्चर 4 बजे मिली देखने को। मैंने बोला भैया आप मुझे मत बोलो कि ये लास्ट डे है, मुझे ये फिल्म देखनी है, आप कैंसिल कर रहे हो हर शो। तो जब ब्लॉक बुकिंग, मतलब एक तरफ ये होता है और एक तरफ जब लोग नहीं आते तो शो कैंसिल हो जाता है। तो ये तो हाल एक कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी और कॉम्प्लिकेटेड है। जी सर, एक पर्सनल सवाल था। 90s के दौर में हमने बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा है कि उस टाइम आपको अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलती थी, तो इसके बारे में आप कुछ देखो, बातें शेयर धमकियाँ सबको मिली, मैं भी एक था, तो धमकी भी नहीं थी, मैंने फ़ोन्स लिए नहीं, बट मेरे माई लाइफ वॉज अंडर थ्रेट, और मैंने कंट्री छोड़ी भी थी जी। और मैं नहीं जानता किसने फ़ोन की, क्योंकि वो नाम नहीं बोलते थे जी। और एक गेस्ट था, तो वॉइस टेप करके आप पुलिस को दे दो, पुलिस बोलती थी ये है, तो वो लोग कंट्री में थे नहीं, उनसे कभी मुलाकात हुई नहीं, और ये आवाज़ें थी, और एक ऐसा था, एक टाइम ये हुआ, और मेरा तो पेपरों में आया बहुत जी। हाँ, तो ये ऑफ कोर्स हुआ, पर अभी उसके बारे में मतलब जितना कम बोले उतना अच्छा है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा बोलने लायक कोई बात है नहीं। जी जी। किस तरह की धमकियाँ, क्या बोलते थे वो, क्या वो वसूली मांगते थे? मैं कभी फ़ोन लिया ही नहीं, पर मेरे को लोग, पुलिस ने बोला इनको पैसे ही मांगेंगे, और क्या कर, फ़ोन क्यों कर, इट इज़ रैंसम, कि हम आपको ये ऐसा होगा अगर आप, इट्स अ बिजनेस ना, दिस इज अ बिजनेस। तो क्या अभी भी ये कंटिन्यू? नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी पूरा मोदी साहब ने सब बदल दिया है। जी जी। इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, तो मोदी साहब के होते होते ऐसे कैसे होगा। सो सर, आज के दौर के जितने डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कोई एक आपका ऐसा फेवरेट जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहें? फिल्म मेकर नहीं, मैं कोलैबोरेशन में नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं। और मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और झगड़े होते हैं। तो वो मेरे को सूट नहीं करता। मेरे डैडी हमेशा बोलते थे, बेटे कभी भी लाइफ में पार्टनरशिप्स को अवॉइड करना, खामखा की दोस्ती खराब, रिलेशंस खराब होते हैं हमेशा जी। और कुछ भी आप करो, आप शक की नज़र में, वो शक की, तो मैंने तो पूरी ज़िंदगी अवॉइड किया है जी। इसलिए मैंने अभी गरीब फिल्म बना ली, क्योंकि मेरे अमीर दोस्त बहुत है, स्मार्ट मूव कहते हैं। तो मैंने बोला अभी दोस्तों के साथ क्यों रिलेशनशिप खराब, सब रेडी है पैसा देने के लिए, तो मैं बोला अभी मैं पैसा लूँ, रिलेशनशिप खराब करूँ, बेटर मेक अ गरीब फिल्म, और गरीब रहो, अच्छी तरह फिल्म अच्छी बनाओ। तो इंडस्ट्री में कोई एक ऐसा पुराना मित्र आपका जिसके साथ अभी भी आपकी बातचीत बहुत अच्छी होती हो? नहीं, कभी कभी साल में 1-2 बार होती है, जैसे अर्जुन रामपाल मेरे दोस्त है, कभी बॉबी देओल से भी होती है जी जी। एक दिन सनी देओल मिलके खाना हो गया ऐसे ही बाय चांस। उस दौर के आपके फेवरेट कौन हुआ करते थे? हीरो, डायरेक्टर, हीरोइन, एक्ट्रेसेस? डायरेक्टर फेवरेट मतलब मेरे तो दोस्त हैं अभी जी, मतलब हाँ, फेवरेट इन पर्सन। एक्टर्स में तो मेरे सुनील शेट्टी फ्रेंड रहे हुए हैं, तो मेरी उनके साथ दोस्ती बहुत करीबी की थी। वैसे बॉबी के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती, वो भी फेवरेट था मेरा जब मैंने काम किया जी। और फिर मेरे एक्चुअली जो पर्सनैलिटी जिसकी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ वो है सनी देओल। सनी देओल, हाँ, बहुत ही काफी शाय, बहुत ही शाय और सिंपल, और वो इतने अच्छे सोल हैं। और मेरे लिए अगर मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी उनके साथ दोस्ती, बल्कि दोस्ती तो सुनील जैसे लड़के के साथ है, पर मेरा उनके साथ मतलब रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है उनके लिए। नसीर के लिए भी है, पर वो एक्टिंग वो अलग है, पर सनी देओल एक स्टार वैल्यू है। मुझे पता है आज भी मैं काम करूँगा, मेरे साथ करेंगे, किसको मिलता है एक्टर इतने बड़े स्केल का। तो वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत मेरी बनती है उनके साथ।
तो मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैं उनको बहुत हाई एस्टीम में रखता हूँ। सर आपने गदर 2 देखी? बिल्कुल, कैसी मैंने लगी आपको? पालगढ़ में देखी। अरे जब फ्राइडे को देखी, जब या। तालियां पड़ी, वो जो डायलॉग के ऊपर जी जो लड़के जी को मारते हैं, जी तो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जी क्या है, बोलता है आखिरी ख्वाहिश क्या होती है, बाप की सारी ऑडियंस सीट पर खड़ी हो गई, सब मेरे को ऐसे मेरे को भी खड़ा होना पड़ा, तो तालियां मारे और सीट के सीन ऊपर देखने क्या, के लिए। हाँ, तो मैंने ऐसा रिएक्शन ही नहीं देखा। वाओ तो मैंने सनी को बताया इस रिएक्शन के बारे में। या ओके, एक आखिरी सवाल है। शाहरुख खान को रिसेंटली अब अनाउंस हुआ था कि उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, तो इसे लेकर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी मतलब घिर चुकी। कई लोग बोल रहे कि इतने सालों में अब मिला, वो काफ़ी डिजर्विंग थे। पहले स्वदेश आई थिंक पहले जैसी फिल्में, 3-4 पिक्चरें थी वो डिजर्विंग थे, पर देवदास। उन दिनों में नेशनल अवार्ड थोड़ा वो आई थिंक कमर्शियल फिल्मों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के देते थे, अभी Okay. थोड़े फ्री हो गए जी जी। देने में। उस टाइम कई लोग ये भी बोल रहे कि क्या सरकार की मजबूरी थी, अब जाके उन्होंने शाहरुख खान को कई दिया। बार देखो आपको अवार्ड क्यों मिलता है कि पास्ट वर्क को भी माइंड में रखते हैं, ये सही बात जी, है, या जी। ऑस्कर भी मिलता है। जी तो जब जी उनको लगता है यार इस डायरेक्टर अभी 80 ईयर्स का हो गया है जी और इसने 40 हिट्स दिए हैं और इसको हमने कभी नॉमिनेट भी नहीं किया, जी। तो जब उसकी ऐसी फिल्म आती है बोलते यार अभी छोड़ो इसको दे दो। तो अभी मुझे नहीं पता, आई थिंक शाहरुख खान डिजर्व्स इट एंड अभी No, so he what's deserved it? it earlier also. Yeah, I think so. स्वदेश, देवदास, बहुत सारी उनकी Yeah, फिल्में थी। he's one of our finest actors. Yeah, Definitely, yeah. I will agree with you. Yeah. तो जो आप कह रहे हो सही कह रहे हैं, मैं क्या बोलूं, जी। आपकी बात सही। जी। सो सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं आखिर क्यों वो आपकी ये फिल्म देखे और क्या खास है इसमें। देखो मैं तो डरता हूँ बोलने के लिए कि मेरी फिल्म देखो, मुझे तो हार्ट बीट मेरी स्किप होती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि But मैं क्यों? झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इनको कह रहा हूँ, इनको अच्छी लगेगी। ऑडियंस को कौन समझ पाया है, ऑडियंस को कोई नहीं समझ पाता कि ऑडियंस के मन में क्या है, क्या टेस्ट है उनका। हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि मैंने अपने दिल से बनाई है जी। और कोशिश की है कि एक छोटे बजट में अच्छी बन जाए, और मैं साथ साथ ये कहूँगा कि अगर नहीं पसंद आई मुझे माफ़ कर देना। हाउ स्वीट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Okay.